गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑटो इंजन करा दिया था। आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो इंजन। ठीक है, इफ़िशियंसी किसकी है? ऑटो इंजन की। ठीक है जी, इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो इंजन। और ये कल वाला डायग्राम वही है, इसे बोलते हैं ऑटो साइकिल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑटो इंजन है वो एक साइकिल में वर्क करता है। ठीक है, जिसे आप ऑटो साइकिल कहते हैं। क्लियर है? तो ऑटो साइकिल का डायग्राम आपका बना हुआ है कल वाला ही। अब इफ़िशियंसी निकालनी है ऑटो इंजन की। ठीक है, देखो ध्यान देना, आप मान के चलेंगे कि जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है ऑटो इंजन में? बोलो, वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ऑटो इंजन में वो होता है एयर। ठीक है जी, एयर मैंने बता रखा है आपको। तो मान के चलेंगे आप कि जो एयर है ना वो है 1 ग्राम। ठीक है जी, तो m बराबर कितना है? 1 ग्राम एयर। ठीक है जी, 1 ग्राम एयर है, यानी 1 ग्राम वर्किंग सब्सटेंस इस प्रोसेस में यूज हो रहा है, ऐसा आप मानकर चलेंगे। ठीक है, आप सुनो आप ध्यान से। तो यहाँ पर आपको दो हीट दिख रही हैं, एक Q1 और एक Q2। Q1 क्या हीट है मैं आपको बता दूँ, लेट Q1 बी द हीट। ठीक है जी, Q1 वो हीट है जो है ना निकल रही है। ठीक है, किसमें? एक्सप्लोजन या कंबशन के दौरान, जब ईंधन को फ्यूल को जलाया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, किस प्रोसेस के दौरान निकल रही है? ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आप देख के बताओ प्रोसेस कौन सा है? D to A। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस D to A, D से A तक का जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आपने नाम भी तो दिया था, एक्सप्लोजन या कंबशन। तो इस प्रोसेस यानी D to A, ठीक है, D से A तक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो हीट निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, वो कितनी है? Q1। तो Q1 निकाल लो पहले, तो देन Q1 बराबर, ठीक है जी, देखो Q1 निकाल रहे हैं आप, और जो हीट निकालनी है आपको, तो आपको पता है एक फॉर्मूला विशिष्ट ऊष्मा का, स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, और देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है D to A, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? D से A तक देखो सबके लिए वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट। ठीक है, तो Q1 बी द हीट टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस D to A एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1, यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम V1 पर हो रहा है। तो C बराबर कितना है? ठीक है जी, तो C बराबर है, आप जानते हो विशिष्ट ऊष्मा का, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? dQ अपॉन dQ की जगह Q मान लो, और m इंटू डी टी, एम की जगह 1 है। ठीक है जी, क्योंकि m बराबर 1 ग्राम मान लिया है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहे हैं आप, तो CV हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ, और ये Q1 हो जाएगा। ठीक है, Q1 मानिए, तो Q1 बराबर क्या आया? ठीक है, 1 इंटू CV इंटू डी टी, यही तो आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो डी टी है ना, वो है टेम्परेचर चेंज। देखो D से A तक जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, T2 से बदलकर क्या हो रहा है? T3। पहले टेम्परेचर कम था, जब ईंधन जलेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर है T3, तो dt मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाला टेम्परेचर माइनस कर दो। ठीक है, T3 माइनस T2, तो आपका जो Q1 आया ना, वो आया है CV T3 माइनस T2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो जैसा आपने इसके लिए क्या है, ठीक इसी प्रकार इसके लिए कर लो, है ना। तो लेट Q2 बी द हीट, Q2 हीट कौन सी है? जो निकल रही है। ठीक है, गिवन आउट। ठीक है, जो बाहर निकल रही है,
क्लियर है। और किस प्रोसेस के दौरान, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के दौरान, बी से सी तक, फ्रॉम बी से सी, है ना, ये फ्रॉम हटा ही दो, फ्रॉम की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस बी टू सी, ठीक है जी, बी से सी तक जो हीट निकल रही है वो कितनी है, Q2। तो बताओ इसी प्रकार सी भी बराबर यहाँ से क्या आएगा, Q2 अपॉन 1 इंटू डी टी। तो Q2 कितना आएगा, यह जाएगा 1 इंटू सी वी और इंटू कितना डी टी। और डी टी जो है आपका ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है। कल मैंने बताया था इस B2C वाले प्रोसेस में आप देख लो टेम्परेचर, ठीक है, T4 से घटकर T1 हो जाता है। तो T4 ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, तो T4 माइनस T1। आप देख सकते हो B से C वाला जो है वाल्व एग्जॉस्ट, ठीक है, वाला जो पॉइंट है ना, उसमें देख सकते हो आप कि टेम्परेचर T4 से घटकर T1 हो जाता है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो एग्जॉस्ट हो रहा है ना, जो वाल्व खुल जाता है तो उसे निकलने लगते हैं ना जो कंबसन प्रोडक्ट हैं। तो इसका मतलब है जब वो कंबसन यानी जो जले हुए प्रोडक्ट हैं वे सब चीज़ें बाहर निकलेंगे तो टेम्परेचर तो घटना है, तो T4 से घटकर टेम्परेचर T1 हो जाएगा। तो ज़्यादा वाले टेम्परेचर में से कम वाला घटाया T4 माइनस T1। तो Q2 कितना आया, ये आया CV इंटू T4 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद देखो आप एक काम कर लेते हैं, Q2 अपॉन Q1 निकाल लो, ठीक है, क्योंकि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। आपको इफिशियंसी निकालनी है तो पहले Q2 अपॉन Q1 निकाल लो, फिर देखेंगे। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन देखो क्या आएगा, Q2 की वैल्यू रखो T4 माइनस T1 CV, है ना, और Q1 की वैल्यू CV T3 माइनस T2। तो आप देखेंगे CV से CV कैंसिल हो जाएगा। तो देखो Q2 अपॉन Q1 कितना आया, T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है जी, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इफिशियंसी निकालनी है, इधर दिखेगा क्या आपको, चलो काफ़ी दिख रहा है। तो देन इफिशियंसी, देखो इफिशियंसी निकालनी है तो ईटा बराबर आप फॉर्मूला जानते हो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, याद है ना, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कितना है, ये रहा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला है। एक तो फॉर्मूला ये आ गया टेम्परेचर के टर्म्स में, तो ठीक है जी, किसका, इफिशियंसी ऑफ ऑटो इंजन का, क्लियर है। और दूसरा फॉर्मूला हम करेंगे, ठीक है जी, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है सभी को। तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रफ करके आगे चलेंगे। ठीक है जी, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, इधर के की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे एक काम और कर लो, यहाँ पे आपने लिखा ना एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V1, तो यहाँ पे लिख देना एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V2, ठीक है, क्योंकि ये जो Q2 है ना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V2 पर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो उधर की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। अब देखो आपको करना क्या है, आपको इफिशियंसी निकालनी थी, तो एक एक्सप्रेशन तो टेम्परेचर के टर्म्स में जो आया है इफिशियंसी का वो तो आपको मिल गया है। अब जो आपको इफिशियंसी निकालनी है उस, है ना, एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हो पॉइजन्स लॉ, जानते हो ना, और किसकी टर्म्स में, T और V की टर्म्स में। अपने आप को, है ना, बताएं, मुझे तो बता नहीं सकते आप लोग, लाइव क्लास नहीं है, तो बताएं पॉइजन लॉ क्या होता है। ठीक है, पॉइजन लॉ क्या होता है,
ठीक है जी, किसके टर्म्स में, टी और वी के टर्म्स में। तो आप लिखेंगे है ना, उसके बाद यहां से फ्रॉम पॉइसन्स लॉ, ये होता है टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, टी और वी के टर्म्स में ये होता है। टी और वी के टर्म्स में क्यों कर रहे हैं बताएंगे उसका भी कारण। देखो ये अप्लाई करो आप यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान, है ना। तो फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, यानी ए से बी तक, ए से बी तक अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए पर देखो, ए पर टेम्परेचर कितना है T3, ठीक है जी, क्योंकि पॉइसन लॉ जो है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में ही अप्लाई होता है, इसलिए इन दोनों में होगा अप्लाई, इन दोनों में तो होना नहीं था। ठीक है, इन दोनों के लिए तो हीट निकाली थी आपने, निकाल दी Q1 Q2, और ये वाला तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो EC का सक्शन वाला है और जो CE है एग्जॉस्ट, इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बता दिया था मैंने। तो देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आप पॉइसन लॉ लगाओ। पॉइंट ए पर देखो टेम्परेचर T3 है और वॉल्यूम पॉइंट ए पर V1 है, तो V1 की पावर गामा -1। ठीक है, देख लो पॉइंट ए पर V1 है ना, इधर पॉइंट बी पर आ जाओ। पॉइंट बी पर जो टेम्परेचर है T4 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T4 वॉल्यूम V2। ठीक है जी, ये है इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए यूज करो, फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, देखो कंप्रेशन हो रहा है C से D तक, ठीक है जी, C to D। तो देखो C to D यूज कर रहे हैं आप, तो C पर देखो पहले टेम्परेचर कितना है T1, वॉल्यूम कितना है V2 की पावर गामा -1 बराबर। D पर देखो, D पर टेम्परेचर कितना है T2, वॉल्यूम कितना है V1। ठीक है जी, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है T4 - T1। ठीक है जी, तो देखो T4 - T1 जब आएगा, पांचवी में से ये छठी इक्वेशन घटा देंगे, लेकिन ये वाली टर्म्स इधर लिखनी पड़ेंगी, तो इसे इधर लिख लो और इसे इधर लिख दो। तो ये हो जाएगा T2 V1 की पावर गामा -1 बराबर T1 V2 की पावर गामा -1, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो क्योंकि T4 - T1 निकल जाएगा जब पांचवी में से छठी इक्वेशन घटा देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पांचवी में से छठी इक्वेशन को माइनस कर दो, तो T4 - T1 निकल जाएगा। तो इक्वेशन वी हैव इक्वेशन 5 - 6। ठीक है, तो वी हैव पांचवी इक्वेशन ये रही, तो T3 V1 की पावर गामा -1 माइनस ये T2 V1 की पावर गामा -1 बराबर। ठीक है जी, ये इधर देखो T4 V2 की पावर गामा -1 माइनस, इसमें से घटा दो T1 V2 की पावर गामा -1। क्लियर है। यहाँ से देखो V1 की पावर गामा -1 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा T3 - T2 बराबर, इधर देखो कॉमन आ रहा है V2 की पावर गामा -1, तो ये बचेगा T4 - T1। ठीक है जी, तो आपको निकालना है T4 - T1 अपॉन T3 - T2। इसे इधर ले जाओ और ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 की होल पावर गामा -1। भाई ये अपॉन में ले जाओ V2 की पावर गामा -1, और दोनों की पावर जो है आपने एक साथ लगा ली है। ठीक है, और बराबर में क्या है, बराबर में आया T4 - T1। ठीक है जी, और अपॉन में है T3 - T2। क्लियर है। इसकी वैल्यू जो है आप कहाँ रख दोगे, फोर्थ में, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में आपने इसकी वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, तो 4 में रख दो, इधर कर लें। देखो फोर्थ इंप्लाइज, देखो
ईटा बराबर 1 माइनस उसकी वैल्यू रख दिया आपने, तो वैल्यू कितनी है V1 अपॉन V2 की होल पावर है गामा माइनस 1। ईटा का एक एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक है। और एक और आ जाएगा, इसे ऐसे करके लिख लो 1 माइनस 1 अपॉन, इसे लिख सकते हो ना V2 अपॉन V1 की होल पावर गामा माइनस 1। भाई लिख सकते हैं, V1 को अपॉन में ले आए बस, अपॉन के अपॉन वाला जब भी ऊपर पहुंच जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो V2 अपॉन V1 होता है ना, ये होता है रो, ठीक है। इसे बोलते हैं आप एडियाबैटिक, ठीक है, एक्सपेंशन रेशो, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो, यानी रुद्धोष्म प्रसार अनुपात, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा ईटा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन रो, सारे की होल पावर कर दूं गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी एक एक्सप्रेशन है किसका? इफिशियंसी ऑफ ऑटो इंजन का। क्लियर है? इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये डेरिवेशन आपका जो है ना ऑटो इंजन की इफिशियंसी का कंप्लीट हुआ। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो देखो ये तो कंप्लीट हुआ ना, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट इंजन की ओर, है ना। तो अगला इंजन जो है हीट कंबशन इंजन ही है और उसका नाम है पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो हेडिंग डालो पेट्रोल इंजन, ठीक है। हीट कंबशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो यानी हीट कंबशन इंजन में भी कौन सा इंजन है? पेट्रोल इंजन है, ठीक है जी। तो पेट्रोल इंजन को हम पढ़ेंगे अब, ठीक है जी। तो मैंने बताया हीट कंबशन इंजन ही है, यानी इसमें किसका दहन होता है? ऊष्मा का, है ना। मतलब हीट कंबशन, ऊष्मा का दहन नहीं होता है, ईंधन का दहन होता है फ्यूल का, और हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट कंबशन इंजन, ठीक है जी। और इसके अंतर्गत कौन से वाला है अब? पेट्रोल इंजन। देखो एक बात सुन लो ध्यान से, ये पेट्रोल इंजन में कोई कुछ खास नहीं है। जैसा ये था ना ऑटो इंजन, बिल्कुल सिमिलर है, उसी के लगभग बहुत सिमिलर है, ठीक है। सारी बातें वही हैं बल्कि, है ना। देखो तो आप क्या पढ़ रहे हैं अब? पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी कल भी, दोबारा सुन लो, ठीक है जी। दोबारा सुन लो। देखो थोड़ा सा मैं डायग्राम, इंक खत्म हो गई, देखो थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से क्लियर है। ये आपका पिस्टन है ये तो, और ये सिलेंडर है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ना इस तरीके से वो बनाएंगे, बाद में जब इसके केस करेंगे तो इस तरीके से क्या है, ऐसे, है ना। तो ये क्या है, नीचे वाला जो पोर्शन है ये पिस्टन है। और देखो कल भी मैंने बताया था कि वो जो सिलेंडर है, पेट्रोल इंजन में भी एक सिलेंडर होता है जिसमें 2 वाल्व लगे रहते हैं, ठीक है। 2 वाल्व लगे रहेंगे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। एक होगा इनलेट वाल्व, जिसे आप आई से डिनोट करते हैं, यानी प्रवेश का काम है इसका। और एक है आउटलेट वाल्व, जिसे आप ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मान लो एक ये रहा और इस तरीके से मान लो दूसरा ये रहा, ठीक है जी। तो ये है इनलेट वाल्व आई और ये है आउटलेट वाल्व ओ, ठीक है जी। और यहाँ पर स्पार्क लगा रहता है, ठीक है, इस तरीके से। स्पार्क मैंने बताया था, है ना। स्पार्क यानी चिंगारी उत्पन्न होती है इनके द्वारा, जिसके कारण ईंधन जलने लगता है। तो ये तो स्पार्क है, ठीक है जी। और ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है, ठीक है जी।
एक समय पे क्या होता है, जब आवश्यकता पड़ती है तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है, आउटलेट वाल्व बंद रहता है ना। जब अंदर ईंधन को प्रवेश कराएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसका मिक्सचर एंटर कराया जाता है इसमें सिलेंडर में, तो मैंने बताया था 2% था फ्यूल, यानी 2% क्या था, फ्यूल यानी पेट्रोल वेपर, ठीक है जी। तो पेट्रोल वेपर है तो पेट्रोल इंजन है ये। और 98% क्या था, वर्किंग सब्सटेंस यानी कि एयर, ठीक है जी। तो एयर का और पेट्रोल वेपर का मिक्सचर प्रवेश कराया जाता है इनलेट के थ्रू। तो जब प्रवेश कराते हैं तो तब आउटलेट वाल्व बंद रहता है, और जब एग्जॉस्ट होता है, निष्कासन होता है उन गैसों का, ज्वलित गैसों का, तो तब इनलेट बंद रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब प्रवेश की प्रक्रिया हो, एंटर हो रहा हो, तो ओ बंद रहेगा आउटलेट वाल्व, और जब है ना ये खुला रहेगा आई इनलेट वाल्व, और जब बाहर निकल रहा हो, निष्कासन हो रहा हो गैसेस का, तो इनलेट वाल्व बंद रहेगा और ओ खुला रहेगा। तो यानी जिस वाल्व के खुलने की जब आवश्यकता है और जिस वाल्व के बंद होने की जब आवश्यकता है वो उसी के अनुरूप है ना पूरा सिस्टम इसका होता है, ठीक है जी। तो मैंने बताया जो पेट्रोल इंजन है वो एक सिलेंडर रखता है जिसमें 2 वाल्व लगे रहते हैं, एक इनलेट वाल्व जो प्रवेश कराने के लिए है, ठीक है, और एक आउटलेट वाल्व, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, आउटलेट वाल्व है ना, जो किसके लिए है, इमिट कराने के लिए, ठीक है, जो गैसेस हैं उनके निष्कासन के लिए, क्लियर है। और इसमें एक पिस्टन लगा रहता है, ठीक है जी। तो ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही सब बातें मैं लिख करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेक्चर के नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, क्योंकि PDF नोट्स आपको सारे के सारे वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी ये तो मैं आपको लिख करके प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें देखो, इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है, कितने स्ट्रोक होते हैं, 4, ठीक है जी, 4 स्ट्रोक होते हैं। तो इसी कारण इसे 4 स्ट्रोक इंजन भी कह सकते हैं। 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें। तो कौन कौन से स्ट्रोक हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। देखो ये डायग्राम मैंने रफ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसी की हेल्प से मैं इसे समझा दूंगा। 4 कौन कौन से हैं, इसमें तो 6 है ना, तो यहाँ पे 4 हैं। देखो इसमें एक तो ये है एग्जॉस्ट, वो एग्जॉस्ट तो सबसे बाद में है, एक तो ये है सक्शन, ठीक है। तो पहला तो यही है सक्शन, और सक्शन का मैंने दूसरा नाम बताया था चार्जिंग। तो पहला स्ट्रोक है चार्जिंग स्ट्रोक, ठीक है जी। पहला स्ट्रोक कौन सा है, चार्जिंग स्ट्रोक। चलो है ना, डिस्क्रिप्शन तो इनका बाद में लेंगे, पहले नाम देख लो, ठीक है। तो चार्जिंग होती है सक्शन, ठीक है। और फिर देखो मतलब ये 6 थे ना, इसमें 6 में से कौन कौन से नहीं है, एक तो ये वाला नहीं है और एक ये वाला नहीं है ना, यानी वाल्व एग्जॉस्ट वाला और ये कंबसन या एक्सप्लोजन वाला, सिर्फ 2 ये नहीं है, बाकी चारों बिल्कुल सेम है। सक्शन स्ट्रोक पहला हो जाएगा सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला है ना कंप्रेशन स्ट्रोक। ये एक काम करूँ मैं पहले बताता ही चलूँ, नाम के साथ साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी आप लेते चलें, ठीक है, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। पहला मैंने कौन सा बताया, चार्जिंग स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक, ये वाला है ना। आपको मैंने बताया था सक्शन यानी चार्जिंग, यानी इसमें पता है क्या होता है, इसमें मैंने बताया मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर एंड एयर, है ना, इसके द्वारा चूस लिया जाता है। मैंने बताया था ना कल, सक्शन यानी चार्जिंग, चार्ज होना यानी, ठीक है, जो फ्यूल है उसे अंदर भर रहा है, और सक्शन यानी उसका चूसन कर रहा है, यानी उसे, ठीक है, अपने अंदर ये ले रहा है। देखो इनलेट वाल्व, तो इसमें पहले प्रोसेस में क्या होता है, जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है, ठीक है जी, और आउटलेट वाल्व है क्या रहेगा, बंद रहेगा, क्लोज्ड, ठीक है जी। इनलेट वाल्व ओपन और आउटलेट वाल्व क्लोज्ड। तो पता है क्या होता है, यहाँ से ये है ना, देखो
यहाँ से एक अंदर आएगा मिक्सचर, है ना। तो इसका डायग्राम पूरा बना लेते हैं। पता है कैसे अंदर आएगा? ये पिस्टन जो है ना नीचे की तरफ खींच दो, तो जब पिस्टन नीचे की ओर चलेगा तो वो हवा नहीं खींचेगा, है ना भाई। पिस्टन है, ऐसे खींचो उसे नीचे की ओर तो वो हवा खींचेगा। जैसे पिचकारी होती है ना, आपको याद हो, तो जब पिचकारी को नीचे की ओर खींचते हैं, मतलब नीचे की ओर नहीं, पिचकारी को आप ऐसे करें तो पीछे की ओर, ऐसे करेंगे तो नीचे की ओर, और ऐसे कर लो तो ऊपर की ओर। तो मेन चीज़ क्या है? पीछे की ओर है ना। तो लेकिन यदि ऐसे है पिचकारी, तो यदि उसे नीचे की ओर खींच रहे हो तो देखो हवा जो है या जो भी है वो सब उसके अंदर भर जाएगा या नहीं। तो इस तरीके से, ठीक है, सारा का सारा जो फ्यूल है, मतलब 2% पेट्रोल वेपर और 98% जो एयर है वो इसके भीतर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सारा का सारा। कब? जब ये नीचे की ओर चलेगा। देखो, और ये इस तरीके से खिंचता है नीचे की ओर, ठीक है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से, ठीक है जी। ये एक पहिया सा होता है इस तरीके से। तो पता है क्या है? ये सैफ्ट है ना, ये सैफ्ट बोलते हैं इसे। तो ये सैफ्ट घूमती है, और ये सैफ्ट कैसे घूमेगी? नीचे की ओर, ठीक है। तो जैसे सैफ्ट नीचे की ओर घूमेगी ना, तो ये इसे पिस्टन को नीचे की ओर खींचेगी। तो पिस्टन नीचे की ओर जब चलेगा तो आप देख के बताओ, जब ये पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा तो ये जो इसके अंदर है सब बाहर निकल जाएगा, और जब ये पीछे की ओर चलेगा तो इनलेट वॉल्व के थ्रू मिक्सचर को अपने अंदर चूस लेगा, खींच लेगा, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। यानी एंटर कर जाएगा फ्यूल और मतलब जो मिक्सचर है, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं चार्जिंग स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक। क्लियर है? तो यानी पहले वाला जो स्ट्रोक है उसका ये डायग्राम है, और उसमें मैंने आपको बताया कि इनलेट वॉल्व ओपन रहता है और आउटलेट वॉल्व क्लोज्ड रहता है, ठीक है जी। और ग्राफ इसकी हेल्प से ही आप देख सकते हो, हालांकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इसकी हेल्प से ही आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, आप खुद भी देख सकते हो, जब पिस्टन नीचे की ओर चलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं? तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ नहीं है तो V1 से V2 हो जाएगा, ऐसा कहना, ठीक है, रहने दो, ठीक है। INCREASES, इंक्रीजेज, है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वो मिक्सचर इसके भीतर आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी दोनों क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो इसे बोलते हैं चार्जिंग स्ट्रोक यानी सक्शन स्ट्रोक। और इसका ये क्या है? डायग्राम। इसके बाद देख लीजिए नंबर सेकंड, ठीक है। नंबर सेकंड कौन सा हो जाएगा? आप खुद बताएं। सक्शन और फिर इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है जी, कंप्रेशन स्ट्रोक। क्लियर है? तो देखो, कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि संपीड़न वाला है ये ना। तो कंप्रेशन हो रहा है तो आपको किस ओर चलाना पड़ेगा? ये जो है इसका डायग्राम दूसरा बना लो, इधर देख जाएगा क्या? ठीक है जी। तो ये आपका क्या है? पिस्टन, ठीक है जी। इसमें इस तरीके से होता है ये डायग्राम, ठीक है। आप रफली है ये, है ना, मैं फिर उसमें बाइंडर में बना दूंगा नोट्स में, मतलब इस तरीके से, ठीक है जी। देखो यहाँ पर तो ये पहिया जो है, ये शाफ्ट जो है नीचे की ओर चल रही थी, तो आप देख रहे हैं पिस्टन भी नीचे की ओर चलेगा। लेकिन यहाँ कंप्रेशन है, और कंप्रेशन कब होगा? जब ये पिस्टन कैसे चले? ऊपर की ओर। तो पिस्टन ऊपर की ओर चलना चाहिए, तो पिस्टन ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। या ऐसे कह दो,
ऊपर की ओर चलता है, ठीक है, क्लियर है। तो पिस्टन जब ऊपर की ओर चलेगा तो आप मुझे देख के बताओ वॉल्यूम कम होगा या नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये स्पार्क लगे रहते हैं, ये इनलेट वाल्व और ये आउटलेट वाल्व। तो जब पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा तो आप खुद बता सकते हो देख करके कि वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो तभी तो कंप्रेशन कहते हैं इसे। तो ये है आपका पहले वाले स्ट्रोक का डायग्राम और ये है आपका दूसरे वाले स्ट्रोक का डायग्राम। दूसरे वाले स्ट्रोक को आप कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में आप देख रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो V2 से घटकर कितना हुआ V1। इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हो V2 से घटकर कितना हुआ V1। तो इसका मतलब वॉल्यूम घटा। ये तो पिस्टन कैसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पिस्टन नीचे की ओर चल रहा था, पिस्टन कैसे चल रहा था यहाँ, डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। तो वहाँ पर पिस्टन कैसे चलेगा, देखो डाउनवर्ड्स डायग्राम में बना है, अपवर्ड्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिस्टन की जो मोशन की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, ये अपवर्ड्स, ऊपर की ओर चलेगा ना, तभी तो वॉल्यूम घटेगा, अपवर्ड्स, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। और देखो जब कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है नहीं, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है। एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। दो मैंने आपको करा दिए हैं, एक कौन सा है, ठीक है, चार्जिंग वाला है, और दूसरा कौन सा है, कंप्रेशन वाला है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलें आगे, चलो इधर वाला रफ कर दूं, ठीक है, या रहने दूं, स्क्रीनशॉट ले लो ना आप लोग। तो मैंने दो कराए, अब तीसरे पे चलो। जो तीसरा है या मैं इधर ऊपर का रफ कर दूं, ठीक है जी। इन्हें रहने दो क्योंकि चारों एक साथ लिख रहेंगे तभी समझ में आएगा। ये था सक्शन यानी कि चार्जिंग स्ट्रोक, क्योंकि मिलते जुलते हैं, पहले से मिलता जुलता है तीसरे वाला और दूसरे से मिलता जुलता है चौथे वाला। तो तीसरे वाला आप देख के बताओ, मैंने कहा ये तो रहेगा नहीं, ये रहेगा एक्सपेंशन वाला, तो इसे बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। और एक्सपेंशन स्ट्रोक का ही दूसरा नाम क्या था, वर्किंग स्ट्रोक। पढ़ा है ना ऑटो इंजन में, एक्सपेंशन या वर्किंग स्ट्रोक, ठीक है जी, वर्किंग स्ट्रोक। तो देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो एक बात देख के बताओ, पिस्टन किस ओर चलेगा और वॉल्यूम तो क्या होगा भाई, एक्सपेंशन का मतलब ही है कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। और पिस्टन किस ओर चलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब पिस्टन नीचे की ओर चलेगा। तो यानी तीसरे वाले का डायग्राम भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, यही वाला, ठीक है जी। तो वॉल्यूम इंक्रीज और पिस्टन कैसे चलेगा, नीचे की ओर, तो यानी डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। देखो पिस्टन डाउनवर्ड्स, वॉल्यूम इंक्रीज, बिल्कुल सेम बात है या नहीं। टेम्परेचर वगैरह की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, तो वॉल्यूम की बात कर लो बस, ठीक है जी। ये बात समझ में आई। और वर्किंग स्ट्रोक है तो यहाँ पर वर्क कर रहा है कौन, ये जो पिस्टन है, ये जो इंजन है, ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और प्रेशर, अब देखो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर घट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बात समझ में आई, क्योंकि एक्सपेंशन है और पिस्टन कैसे चल रहा है, डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। तो ये नंबर थर्ड जो है स्ट्रोक, इसका डायग्राम भी आपका यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये पहिया नीचे चलता है, ये से खींचता है पिस्टन को, जिस कारण से है ना एक्सपेंशन हो जाता है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसे में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर फोर्थ पे चलते हो, मतलब चलते हैं, है ना। नंबर फोर्थ कौन सा है, हो जाएगा ये वाला, है ना। ये तो मैंने कहा ये नहीं रहेगा, ये वाला, जिसे कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है, यानी रेचक स्ट्रोक रहेगा, है ना। स्ट्रोक को देख लेना क्या कहते हैं हिंदी में, एग्जॉस्ट
स्ट्रोक। ठीक है, एग्जॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या है, जो गैसें हैं, ज्वलंत गैसें वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है जी, तो जब ज्वलंत गैसें बाहर निकलेंगी तो आप खुद समझ सकते हो, यहाँ पर इनलेट ओपन नहीं रहेगा, आउटलेट ओपन रहेगा। ठीक है, और इनलेट क्या रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है जी, और साथ में एग्जॉस्ट है, तो एग्जॉस्ट है तो देखो इसके अंदर भरी गैसें तब कब बाहर निकलेंगी आउटलेट से, कब बाहर निकलेंगी, जब पिस्टन ऊपर की ओर चले। तो इसका मतलब है पिस्टन को किस ओर चलना पड़ेगा, ऊपर की ओर। तो पिस्टन की जो मोशन है वो कैसी रहेगी, अपवर्ड्स। ठीक है जी, यानी अपवर्ड्स तो इसमें है, तो यानी चौथे का डायग्राम यही हो जाएगा, फोर्थ का। ठीक है, तो ये डायग्राम पहले तीसरे में काम करेगा और ये डायग्राम दूसरे और चौथे में। और पिस्टन जब अपवर्ड चलेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, और इसमें जो गैसेस हैं वो गिवन आउट हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको समझाया ना, हालांकि इसमें इसकी कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको बस वैसे ही बता दिया। ठीक है जी, तो इसमें 4 चीज़ें वे हैं, मतलब 4 स्ट्रोक हैं। ठीक है, और चारों स्ट्रोक जो हैं, मतलब इसे समझना आसान है तब बहुत ज़्यादा जब आपने ऑटो इंजन को पढ़ रखा हो। ठीक है, और ऑटो इंजन में भी यही सब बातें थी। ठीक है, ऑटो इंजन में भी इनलेट है ना, आउटलेट वॉल्व, ये सब चीज़ें तो मैंने बताई थी। बस ये डायग्राम्स वगैरह बना के नहीं बताया है ना, तो इसमें ये बना के दिखा दो। तो इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, चारों स्ट्रोक को बता दो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में शुरुआत में लिख देंगे, चारों का डायग्राम बना देंगे, बस पर्याप्त है। तो ये आपका पेट्रोल इंजन कंप्लीट हुआ। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज़ और कहता है, देखो मैं उसे बता देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि ऐसे ही बता दूँ, कूलिंग ऑफ हीट इंजन, कूलिंग ऑफ हीट इंजन। ये जो इंटरनल कंबशन इंजन्स है ना, इनकी कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन्हें ठंडा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको पता है इनके भीतर जो है क्या है, इनके भीतर ही प्रोड्यूस हो रही है हीट, है ना, तो अंदर टेम्परेचर तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो इसे ठंडा रखना आवश्यक है, कूल रखना आवश्यक है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि कई सारे खतरे हैं, जैसे कि देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि भाई आपका ये जो ये है, ये वाला आउटलेट वाल्व, इससे निकलती है ना गैसें, तो गर्म गर्म गैसें निकलेंगी, तो कहीं ये पिघल गया तो आउटलेट वाल्व पिघल जाए, या फिर ये जो पिस्टन है ना, ये इसमें कुछ क्षतिग्रस्त हो जाए, जल जाए, पिघल जाए, जो भी, तो बहुत सारी हानियाँ रहती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ, लिख दूंगा मैं। तो ये जो आउटलेट वाल्व है और ये आपका जो पिस्टन आदि हैं, ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जल सकते हैं, पिघल सकते हैं। ठीक है, और मान लो कहीं इसमें दरार पड़ जाए सिलेंडर में ही, तो क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, और एक स्थिति ये हो सकती है कि टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ गया अंदर कि अब जब ज़रूरत नहीं है ईंधन के जलने की, तब भी ईंधन जलता ही जा रहा है, जलता ही जा रहा है ना, हीट प्रोड्यूस हो ही जा रही है। तो एक बात ये हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या कारण है, कूल क्यों करना पड़ता है, तो वे मैं आपको बता रहा हूँ। और एक कारण ये हो सकता है कि भाई देखो, जैसे पिस्टन ऐसे ऐसे चलता है, तो यहाँ पर कुछ स्नेहक तत्व लगाते हो ना, स्नेहक तत्व यानी ग्रीस वगैरह, जो इसमें चिकनाई को बनाए रखते हैं, तो है ना, वो अच्छे से काम ना करें, वो सूख जाएं, जल जाएं, तो स्नेहक तत्व है ना, ल्यूब्रिकेटिंग जो होते हैं, है ना, पदार्थ, सब्सटेंसेस, तो इस तरीके से है ना। और साथ में जिन पुर्जों से, जिन अलग अलग बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है ना, जैसे ये है, तो सारी चीज़ें जो इसमें लगी हुई हैं, जो इसके क्या हैं, इसके जो हेल्प करने वाले जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, या जो साइड सब्सटेंसेस हैं, वो भी जल ना जाएं, क्षतिग्रस्त ना हो जाए, तो इन सब के लिए क्या है, हीट इंजन में कूलिंग करना बहुत आवश्यक है। क्लियर है। तो इसकी यही सब बातें जो मैंने आपको समझाई, मैं यही लैंग्वेज में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर
पेट्रोल इंजन मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये इफ़िशियंसी भी करा दी है आज के लेक्चर में। इफ़िशियंसी किसकी? ऑटो इंजन की। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आप डीजल इंजन पढ़ लेंगे और एक टॉपिक बचा हुआ है आपका एंथैल्पी का, उसे करा देंगे और फिर ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एक टॉपिक और बचा हुआ है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसे मैं सेकंड यूनिट में ही कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, एक लेक्चर और लगेगा मुश्किल से। ठीक है, बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कोई टॉपिक रह गया हो तो इस यूनिट में। ठीक है जी, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।